सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है फॉर दिस सेशन 2021 एंड 22। सो इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा जो है पेपर आने वाला है। सो एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन या फिर और भी जो टॉपिक हम एक बार रेफर कर सकते हैं उसको भी एक बार रेफर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग। फाइन, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं जो चीजों को, वो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ना। सो अगर कोई गेन या फिर लॉस हुआ है ड्यूरिंग दी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर बाय, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई गेन हुआ है या फिर कोई लॉस हुआ है और आपका जो सीन हुआ है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है, तो जो गेन और लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये है। और उसके बाद अगर कोई एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे गेन और लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था, मान लो कि 1:1 का रेशियो है, इससे हम लोग चेंज करके 2:1 हो रहे हैं, तो कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है। और कितने पार्टनर में चेंज हो रहा है? 2 ही पार्टनर में चेंज हो रहा है। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो जो भी गेन या जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे? अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे गेन होगा तो 2 पार्टनर है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस होगा तो 2 पार्टनर है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेयर अगर एडमिशन होता है तो एडमिशन में क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस बैलेंस शीट होती है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो प्रीवियस बैलेंस शीट का मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनर। तो यानी कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो वो ऑल पार्टनर होगा, और अगर एडमिशन हुआ है तो उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए? बहुत इजी था ये क्वेश्चन कि अगर एक्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज हो रहा है तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन या लॉस आएगा वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेयर एज एडमिशन के टाइम पे केवल ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ विल सी सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं और प्रीमियम 40% का है, यानी कि 10 रुपीज का 40% कितना हो गया? 4 रुपीज हो गया। तो आपका जो बेस अमाउंट है फेस वैल्यू 4 रुपीज की और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 5 रुपीज का है। अब मैंने जब आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब भी प्रीमियम की बात करेंगे अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो इट इज टेकन ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल दिया कि एप्लीकेशन के टाइम पे जब एप्लीकेशन मांग रहे हैं तो 3 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट मांग रहे हैं देन दे आर आस्किंग 5 रुपीज। अब ये 5 रुपीज में क्या 1 रुपीज अलॉटमेंट का होगा एंड 4 रुपीज प्रीमियम का होगा, है ना। एंड फर्स्ट कॉल जो है वो आपकी 2 रुपीज की है, तो आपको बताना है कि सेकंड या फाइनल कॉल कितने रुपए की है। तो आप केवल बेस अमाउंट देखो, बेस अमाउंट आपका 10 होना चाहिए। बेस अमाउंट में क्या क्या आ गया? 3 आ गया, ये प्लस 1 आ गया 4, और प्लस ये आ गया 2, ये 6 हो गया। तो केवल बेस अमाउंट को हमने कैलकुलेट किया तो ये 6 रुपीज आ रहा है, और बेस अमाउंट है कितना हमारा 10 रुपीज की जो है वो बेस अमाउंट है। तो 10 में से ऑलरेडी 6 रुपीज जो है वो हम मांग चुके हैं, तो सेकंड और फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे। हाउ मच द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल? यस बच्चे, वेरी गुड, 4 रुपीज की हो जाएगी। तो आपका आ गया सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी था। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर, ये हमने ऑफर किया था, ऑफ ₹10 ईच। आउट ऑफ दीज 1,98,000 शेयर वर सब्सक्राइब। तो इतने शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया था, और अमाउंट जो पेबल था एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज, एंड बैलेंस जो था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ जल्दी से बच्चों, बैलेंस कितना रुपीज हो जाएगा? 10 रुपीज का आपकी फेस वैल्यू है, 3 एप्लीकेशन के टाइम पे, 4 अलॉटमेंट के टाइम पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, वेरी गुड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 3 रुपीज जो है वो होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा? 3 रुपीज हो गया। अब आगे बोला है इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है जिसने 3000 शेयर्स होल्ड किए हैं, हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हुआ? तो सिंपल आपको क्या करना है, 1,98,000 शेयर्स थे जिसमें से 3000 शेयर्स उसने नहीं दिए, तो कितने शेयर्स एक्चुअली में रिसीव हुए? 1,95,000 शेयर्स एक्चुअली में रिसीव हुए, और 3 रुपीज जो है वो आपका क्या है? 3 रुपीज इज योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट या फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट। तो दिस विल बी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5,85,000। सो ऑप्शन नंबर बी हो गया 5,85,000, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि करेक्ट सीक्वेंस इसकी क्या होगी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है बेटा? सबसे पहले कोई आदमी जब कॉल नहीं देगा, यानी कि वो कॉल की डिफॉल्ट करेगा, तो अगर उसने कॉल की डिफॉल्ट कर दी तो सेकंड क्या होता है? उसके शेयर को फोरफीट कर लेंगे हम। अब शेयर को हमने फोरफीट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? जो शेयर्स को हमने फोरफीट किया है उसको हम री इशू करेंगे, और जो भी आपका जो अमाउंट आएगा, जो भी सरप्लस अमाउंट आएगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व। तो ये आपकी सीक्वेंस है। अब ये इस सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो डिफॉल्ट ऑन कॉल जो है सेकंड नंबर, तो चेक करो ये ऑप्शन नंबर बी और सी में दोनों में आपका क्या आ रहा है?
सेकंड नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर फोर फीचर, फर्स्ट नंबर इसके बाद आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी एक है जिसमें जो है आपका सेकंड के बाद फर्स्ट आ रहा है, तो आगे भी चेक कर दो, री इशू थर्ड यानी कि करेक्ट है, वेरी गुड। अमाउंट ट्रांसफर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कॉल डिफॉल्ट होती है, फिर शेयर को फोरफिट करते हैं, फिर उसको री इशू किया जाता है, और जो भी अमाउंट फिर होता है इन दोनों को कंपेयर करके उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेरी गुड मुस्कान, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी इसमें अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ लोगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये आपको बोला गया है अरुण एंड विजय पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। मशीनरी की वैल्यू 40,000 रुपीज की है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, जो हमको बैलेंस शीट में ये वैल्यू दी गई है, ये अगर 33 1/3 से ओवर वैल्यू है, यानी कि गलती से हमने क्या कर दी है, इसको 33 एंड 1/3% ज्यादा यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले तो मेरे को बताओ आप, 33 1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा ये बच्चों, क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 33 1/3 को मैंने आपको सिखाया था, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 20% को हम बोलते हैं 1/5 और 25% को बोलते हैं 1/4, सो 33.33%, वेरी गुड बच्चे, 1/3, गुड। तो सब बात आपको याद है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कहानी बोली गई है वो समझो। तो अभी 33 1/3 को अभी मान लो कि भाई ये 1/3 है फ्रैक्शन के टर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपकी मशीन की कुछ वैल्यू थी, लेकिन आपने उसकी 1/3 वैल्यू ज्यादा बैलेंस शीट में लिख दी है। अब हमको बताना है कि जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसकी वैल्यू थी कितनी। तो जो हमने वैल्यू, देखो हमारी कोई मशीन की वैल्यू थी, हमने उस मशीन की वैल्यू का 33.33% ज्यादा लिख दिया है, तो हमको मिला है 40,000 रुपीज। अगर मेरे को पता चल जाए कि मेरी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, तो आंसर मेरे को मिल जाए। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 4x/3, 40,000. So when we'll solve this for x, x will be equal to your 30,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन समझ आए कि नहीं समझ आए। कई बच्चे इसमें पता है क्या गलती करते हैं, कई बच्चे इसमें गलती करेंगे, 40,000 का 1/3 निकाल देंगे और उसको फिर 40,000 में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो सेंटेंस बोला गया है बच्चे, वो ये बोला गया है कि जो वैल्यू आपको दी गई है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 1/3 ज्यादा है, और आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है कि है कितनी, ठीक है। इट इज ओवर वैल्यूड, यानी कि जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे वो ज्यादा है, समझे। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर, वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फर्म दो तरीके के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकती है, एक तो फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड। हम दोनों की बात कर लेते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो केवल एक अकाउंट बनता है विच इज नोन एज कैपिटल अकाउंट, इसी में सारी चीजें हो जाती है। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनेगा बेटा करंट अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो इसके कैपिटल होगा उसी से रिलेटेड सारे आइटम लिखे जाएंगे, बाकी जो भी एडजस्टमेंट है, सैलरी, वेजेस, दुनियादारी जो भी है वो करंट अकाउंट में आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करती है तो सैलरी टू ए पार्टनर का क्या उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यू अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी कहाँ लिखी जाती है, टू सैलरी अकाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू सैलरी अकाउंट, यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट में आ गया है और सैलरी अकाउंट जो है क्रेडिट में आ गया है। अब चेक करो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन है। देखो P&L अकाउंट आपका डेबिट में है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी गुड। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ दो जगह डेबिट में है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में एक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, एक में पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है। और मैंने अभी बताया कि जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनता है तो ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है, उस टाइम पे करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। सो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। समझ आया यहाँ तक, यस और नो, समझ आ गया, वेरी गुड। चलो बहुत एकदम, ये सारी चीजें हमने क्लास के टाइम पे डिस्कस करी हुई हैं, तो इसलिए मैंने कल जब आपको बोला था कि मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, देयर इज नथिंग व्हिच वी हैव नॉट डिस्कस इन द क्लास। तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमने लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हमको क्योंकि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आप मेरे को बताओ इससे क्या हमें गेन होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होने वाला है। बताओ, अगर मेरे को कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है या मेरे लिए बुरी बात है, यानी कि ये मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा या ये मेरे प्रॉफिट को ज्यादा कर देगा। अंजलि बोल रही है कि देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, अंजलि ऐसा बोल रही है। अच्छा, और मुस्कान बोल रही, मुस्कान आप क्या बोल रहे हो बच्चे, मुस्कान व्हाट्स योर आंसर,
मुस्कान बोल रही है कि लॉस हो जाएगा। वेरी गुड मुस्कान, यहाँ पे बेटा लॉस होने वाला है। क्यों? देखो गहराई से थोड़ी बात समझोगे आप तो आपको लगेगा कि यार कोई लाइबिलिटी मैंने लिखी नहीं थी। अब अगर मेरे को कोई लाइबिलिटी लिखनी पड़ रही है तो लाइबिलिटी यानी कि मेरे पे बोझ, इट इज बर्डन ऑन मी। और जैसे कोई बर्डन आ जाता है वैसे क्या हो जाता है, द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल फेस लॉस। एक और तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ये आप मान लो कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, असेट अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ लिखते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं। तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आप कुछ जो है वो अमाउंट लिख रहे हो। तो जब यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, देन ऑब्वियसली यू हैव टू फेस द लॉस। आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेन एवर देर इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो लॉस आएगा, और अगर अनरिकॉर्डेड असेट होएगा तो वो गेन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का आया, शायद आपको आपका जो एग्जाम होगा उसमें अनरिकॉर्डेड असेट का आ जाए। तो जब असेट अनरिकॉर्डेड होगी तो आपका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। When there is unrecorded asset, then you have to there will be gain to the existing partner. ठीक है, चलो अब नाइन्थ क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, चलो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:1, सॉरी 3:3:2 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी is to get minimum amount of 80,000. So जी को क्या मिली है बेटा, जी को गारंटी मिली है कि जितना भी प्रॉफिट होगा एटलीस्ट मिनिमम 80,000 तो जी को ही जाएगा। ठीक है, एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन हिज अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। और अगर उसको नहीं मिल पाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो ई पे करेगा। अब हुआ क्या कि नेट प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट जो फर्म का निकला है वो 3,12,000 निकला है। तो पहले हम चेक करते हैं कि जी के हिस्से में आया कितना। सो 3,12,000 से हम जी का जो है वो शेयर निकालेंगे। जी का शेयर इज 2/8। सो जब इसको हम 2/8 करेंगे सो ये आ जाएगा 78,000। ठीक है, हमने गारंटी कितनी की थी, 80,000 की, लेकिन उसके हिस्से में आया कितना है, 78,000 आया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको डेफिशिएंसी बतानी है। तो सिंपल सी चीज है, हमने बोला था कि 80,000 मिनिमम मिलेगा, लेकिन उसको मिल रहा है 78,000। तो वेरी गुड बच्चे, डेफिशिएंसी क्लियरली यहाँ पे 2,000 रुपीज की हो जाती है, विच विल बी बॉन्ड बाय। कौन बॉन्ड करेगा उसको? अगर पूछा होता है एग्जाम में कि कौन बॉन्ड करेगा तो क्या हो जाता, इट वेरी गुड, इट विल बी बॉन्ड बाय ई। गुड, चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड दिया है। सो बैलेंस ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि आपने इतना पैसा जो है रिजर्व में रखा हुआ है, लेकिन जो क्लेम हुआ है बच्चे वो कितने का हुआ है, 45,000। आपके पास था कितना पैसा, आपके पास 40,000 रुपीज थे, लेकिन क्लेम कितना हो गया, क्लेम हो गया 45,000। तो यानी कि एक्स्ट्रा क्लेम कितना हुआ है, एक्स्ट्रा क्लेम 5,000 हुआ है। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा क्लेम हुआ है ये आपके लिए लाइबिलिटी है या आपके लिए असेट है? एज अ कंपनी आप बताएंगे। हमने रिजर्व करके रखा था 40,000, लेकिन जो क्लेम हुआ वो 45,000 का क्लेम हो गया। तो एक्स्ट्रा 5,000 का जो क्लेम हुआ है ये आपके लिए असेट है कि लाइबिलिटी है? वेरी गुड, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। और इसको अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लाइबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इजी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई है, सो मेरा ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सॉरी, डेबिट क्या हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी इंक्रीज यहाँ पे आती है, सॉरी क्रेडिट साइड में आती है। लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आती है। सो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ये आपके डेबिट साइड में आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो असेट अगर डिक्रीज होता है तो इधर आता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इधर आती है, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो इस साइड लिखी जाती है, और असेट अगर इंक्रीज होता है तो इस साइड लिखा जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक आ गया बच्चे समझ में? ये क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास रिजर्व अवेलेबल 4,000 का था, लेकिन जो क्लेम हो गया 45,000 का हो गया। सो 5,000 हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, सो लाइबिलिटी इज इंक्रीज। ठीक है, लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। फाइन, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बहुत बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है नहीं बच्चे, ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड कोई बनाई ही नहीं गई है, और पार्टनर एक एंटाइटल हो गया है कि जो भी एडिशनल कैपिटल वो लेके आएगा उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें बताना है कि किस रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का
होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6% कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे मत जाना। सो नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कोई भी एंटाइटल्ड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जो भी रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उस हिसाब से जाएंगे। कोई भी स्पेसिफाइड रेट नहीं होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफाइड रेट किसमें होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे स्पेसिफाइड रेट होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। हम असेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। अगर हम अपनी पार्टनरशिप में कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट डेथ, हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो असेट्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है वो उनकी मार्केट वैल्यू से डिफर करती है बच्चे। जिस वैल्यू पे असेट होते हैं और जो मार्केट वैल्यू होती है उससे क्योंकि असेट डिफर करती है, इसी की वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें असेट को शो करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आया है तो एक्सपेक्टेशन रखो कि गुडविल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कैलकुलेट करने का। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज 8 लाख, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज है। एवरेज प्रॉफिट इज, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10%। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो गुडविल की वैल्यू क्या होती है? गुडविल की वैल्यू होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपको बोला गया है कि एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो अभी हमको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। सो ये आपका हो जाएगा 18 लाख। सो 18 लाख आ गई आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे, यानी कि 8 लाख को माइनस कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज 10 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन अपना बहुत ही पक्का रखना, ठीक है बच्चे, बहुत आपका कैलकुलेशन पक्का होना चाहिए। और अगर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन यहाँ पे सैंपल पेपर में दिया है तो आप जितने भी गुडविल के क्वेश्चन हैं सारे अच्छे से करके जाएंगे, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो शेयर्स थे वो डिस्काउंट पे इशू होते थे, लेकिन अब शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू होते हैं। तो अगर डिस्काउंट पे कंपनी को इशू करना है तो कौन से शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं? जल्दी बताएंगे कौन से शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि। और कोई? गुड। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, ये आपने बता दिया कि इशूड है स्वेट इक्विटी। सो आप मेरे को बताओगे कि स्वेट इक्विटी किसको इशू किए जाते हैं? स्वेट इक्विटी पब्लिक को इशू किए जाते हैं क्या? किसको इशू किए जाते हैं? पब्लिक को किए जाते हैं कि एम्प्लॉयज को किए जाते हैं? जल्दी बताएंगे। स्वेट इक्विटी, वेरी गुड। यहाँ पे वर्ड जो स्वेट है, स्वेट का मतलब क्या है? खून पसीना। तो एम्प्लॉयज ने लगाया है कंपनी में खून पसीना, इसकी वजह से उनको एज अ जो भी उन कंपनी में काम करते हैं उसके वजह से उनको स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आया एज पर सेक्शन 52। अब देखोगे तो ये सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हम इसको सेक्शन 52 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का हम रिजर्व बनाते हैं जब हम पैसे ज्यादा लेते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हम कई चीज के लिए कर सकते हैं। किसके लिए हम नहीं करते हैं? देखो, अगर बोनस शेयर हमको इशू करने हैं तब हम कर सकते हैं। अगर हमको कोई शेयर्स जो डिस्काउंट पे इशू हुए हैं उनको राइट ऑफ करना है तब भी हम कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसको हमको राइट ऑफ करना है तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना है, कैपिटल लॉस कैन नेवर बी राइट ऑफ फ्रॉम द अमाउंट अवेलेबल इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है वो कभी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। बाकी तीन चीजों के लिए किया जा सकता है, तीनों चीजें आपके सामने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। ये हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा था। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व ये होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब किस वैल्यू पे आपने बिजनेस को या फिर असेट को खरीदा है। ठीक है, बिजनेस को या फिर असेट को आपने खरीदा है। सो नेट एसेट जो भी होंगी उसमें से अगर आप कैपिटल रिजर्व अपना माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कल्कि एंड कुमुद। अब ये नाम थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। फिर इसमें एक पार्टनर एडमिट हुआ जिसका नाम था कौस्तुभ।
कौस्तुभ, पता नहीं क्या ही नाम था इसका, ठीक है। तो ये एडमिट हुआ और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। अब जो गुडविल फर्म की वैल्यू कर रही थी ये 3,60,000 कर रही थी, और जो नया पार्टनर आया वो अपने साथ कोई भी गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया। तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा अमाउंट कल की और कुमुद में क्रेडिट होगा। तो ये रहा आपका 3,60,000 रुपीज फॉर्म का गुडविल है। इसमें से आप न्यू पार्टनर का शेयर निकालो तो ये हो जाएगा 1/6। तो जब आप न्यू पार्टनर का इसमें से शेयर निकाल लेंगे 1/6 तो ये आ जाएगा 60,000। अब 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कुमुद एंड कल्कि इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5/8 माइनस 3/6 एंड 3/8 माइनस 2/6। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। सन सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सो ओल्ड माइनस न्यू हमने जब किया तो ये रेशियो हमारा निकल के आएगा 6/48 एंड ये आ जाएगा 2/48। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 6:2 हो गया। अब इस 60,000 को आप 6:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 45,000 एंड 15,000। ऑप्शन नंबर डी, 45,000 एंड 15,000 ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। इजी था। 3,60,000 फॉर्म का दिया था, उसमें से हमने न्यू पार्टनर का निकाला और न्यू पार्टनर के में से हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने जो ओल्ड पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है सर्वेश, ये थोड़ा सा हल्का सा अलग सा क्वेश्चन है। सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये सर्वेश है, फिर ये श्रीनिकेतन है और ये श्रीनिवास है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:3:2 में। क्या कर रहे हैं, रेशियो इनका है। श्रीकांत शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। तो जो श्रीकांत है इसका जो शेयर है प्रॉफिट में ये आया है 1,50,000 रुपीज, यानी कि 3/10 ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसका 3/10 करेंगे तो 1,50,000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीकांत का जो श्रीनिकेतन का जो अमाउंट है ये क्या है, 3/10 है। 3/10 इसका शेयर है, तो बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो 3/10 के हिसाब से श्रीनिकेतन को 1,50,000 रुपीज का मिल रहा है। तो यहां से मेरे को अपना टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका हो गया 5 लाख रुपीज। अब हमको निकालना किसका है, हमको सर्वेश का प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट 5 लाख आ गया, सर्वेश का शेयर कितना है, सर्वेश का शेयर इज 5/10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 5 डी, ऑप्शन नंबर डी, 2,50,000 रुपीज। वेरी गुड, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, 5 लाख इंटू 5/10 करेंगे तो 2,50,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। ठीक है, रिवाइज करने वाला क्या है, कौन सा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया